जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ ही लेते हैं अंधेरे में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। यह मिसाल कायम की है श्रुति शर्मा ने, जिन्होंने सिर्फ 19 वर्ष की आयु में ही अपना मुकाम हासिल किया है, जिस पर पूरे निमाड़ को गर्व है। आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनके बारे में, आखिर उन्होंने यह मुकाम कैसे हासिल किया। श्रुति शर्मा, निमाड़ की शान। तो श्रुति जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे चैनल में जिसका नाम है स्वस्थ निमाड़ मस्त निमाड़। थैंक यू सो मच। क्या बात है। तो श्रुति जी, सबसे पहला क्वेश्चन हम यही जानना चाहेंगे कि श्रुति जी जो हैं वो सबसे कम उम्र में, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे कम उम्र में अभी तक शायद ही किसी लड़की की यदि बात करूँ, फीमेल कैटेगरी में, मैं निमाड़ क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जिसकी इतनी कम उम्र में स्टेनोग्राफर की नौकरी लगी हो। हाँ। मुझे ऐसा लगता है मेरी जानकारी के अनुसार, क्योंकि मात्र 19 वर्ष की उम्र में सरकारी नौकरी हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो हम सुनेंगे श्रुति जी को। श्रुति, सबसे पहले ये बताएं कि ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला। ये मतलब जैसे कि हम देखते हैं ना कि 12वीं के बाद 10वीं के बाद सब्जेक्ट चेंज करते हैं बच्चे, अलग अलग सब्जेक्ट, ढेर सब्जेक्टों की भरमार पड़ी है पूरे मार्केट में, पूरे स्कूलों में, पूरे कॉलेजेस में। तो ये स्टेनो जो सब्जेक्ट है, आपके दिमाग में कैसा है कि मुझे स्टेनो ही लेना है? एक्चुअली इसके पीछे कहानी ये है कि बचपन से मैं, मेरे अंकल जो हैं, मेरे गुरु भी हैं श्री कुंदन शर्मा सर, तो वो स्टेनो ही पढ़ाते थे स्कूल में भी, और मतलब घर पे भी कोचिंग वगैरह लगती थी। तो बचपन से मैं उनको देख के ही बड़ी होती आ रही हूँ, कोचिंग का पूरा माहौल, स्टडी का पूरा माहौल। तो बस वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मुझे भी आगे चल के स्टेनोग्राफर ही बनना है। अच्छा। हाँ जी। मतलब कहीं ना कहीं अंकल जी का ही इसमें योगदान है, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा उनका योगदान है। और मेरी पूरी एंटायर फैमिली, मतलब मेरी फैमिली में जितने भी सारे लोग हैं, सारे बहुत सपोर्टिव है, और उन्होंने ही मुझे अब तक जितना भी सपोर्ट किया है, मेरी पूरी फैमिली ने किया है। अपनी सक्सेस का जो श्रेय है वो आप चाह रही हैं कि वो पूरी फैमिली को ही मिलना चाहिए, और उनकी ही वजह से आप जहाँ कहीं भी हैं आप अभी तक। अभी ऐसे मुझे कितने वर्ष हो गए आपको जॉब किए हुए? मुझे अभी 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 2021 चल रहा है। और 19 में कौन से मंथ में आपकी जॉब लगी थी, कुछ याद है आपको? मेरी 22 नवंबर 2019 में। 22 नवंबर 2019 में आपकी, 22 नवंबर की बात कर रहे हैं। तो लगभग मेरे ख्याल से 2 साल अब होंगे मेरे ख्याल से, है ना? 1920 की बात करें तो अब मेरे ख्याल से अब होंगे। क्या बात है। सबसे पहले मुझे बताएं कि जो यात्रा रही आपकी, इस दौरान लॉकडाउन भी लगा था, हाँ, बिल्कुल। तो आप चूँकि पहले ही नौकरी, सरकारी नौकरी, 19 साल की लड़की है और सरकारी नौकरी, अचानक से देश में लॉकडाउन लग गया था। उसके कुछ दिनों बाद ही लग गया था, कुछ महीनों बाद ही लग गया। तो उस समय का ये जो पीरियड था, समय लॉकडाउन पीरियड, तो वो आपकी जॉब से में कैसा रहा? मतलब आपने छुट्टी ली थी या कैसा क्या? नहीं, एक्चुअली हुआ क्या था कि कोर्ट में, मतलब थोड़े टाइम तक तो जैसे हाई कोर्ट के निर्देश थे कि थोड़े टाइम तक तो लॉकडाउन जैसे रहा, बट जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदली तो वापस वो हम लोगों का काम भी शुरू हो गया। अच्छा। और बस लॉकडाउन में भी मैंने जॉब की है। अच्छा, लॉकडाउन में भी आपने जॉब की। क्या बात है। आप वैसे प्रॉपर निमाड़ क्षेत्र में किस जगह पर अभी प्रॉपर पोस्ट पर है? मैं कसरावद में, जिला मंडलेश्वर जो है, खरगोन के पास जो बड़ी कसरावद। हाँ जी, हाँ जी। मंडलेश्वर जिले में जो जहाँ कोर्ट है, JMFC कोर्ट। हाँ। अच्छा जी। तो वहाँ पर आप वैसे कोर्ट में जब हम जाते हैं, हाँ जी, किसी भी कोर्ट में, जैसे बड़वानी की कोर्ट की बात करूँ, क्योंकि मैं चूँकि बड़वानी से, तो मुझे यहाँ का आइडिया ज़्यादा है। तो बाहर जैसे हम गेट से एंट्री हुए, वैसे ही बहुत सारे जैसे कि वो वकील रहते हैं, या है ना, जो लोग रहते हैं टाइपिंग करते हुए भी रहते हैं, कुछ लोग जैसे कि किसी को गैप सर्टिफिकेट बनवाना हो, ये सारे लोग बैठे रहते हैं अलग अलग जगह, अलग अलग। फिर कुछ रूम जो होते हैं वहाँ पर अलग अलग लोग बैठे रहते हैं। एक मुकदमे का अलग एक हॉल होता है। तो आप इस जगह में से कहाँ बैठते हैं? एक्चुअली जो आपकी जगह कहाँ है? जहाँ हमारे साहब बैठते हैं, हमारे जो जज साहब बैठते हैं, अच्छा, उनके जस्ट साइड में। एक्चुअली स्टेनोग्राफर को एक तरीके से जज का लेफ्ट हैंड कहा जाता है। ओह माय गॉड। मतलब मैं जज साहब के उल्टे हाथ के साथ बैठा हूँ। हाँ, एक तरीके से बोला जा सकता है, बिल्कुल। स्टेनोग्राफर केवल यहीं पर होते हैं कोर्ट में, और कहीं भी मतलब ऑफिसेस में होते हैं क्या? एक्चुअली स्टेनोग्राफर्स में बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप इस फील्ड को चूज़ करके किसी भी फील्ड में जा सकते हैं।
लाइक मंत्रालय हुआ या फिर ऐसे कोई ऑफिशियल जगह हुई जहाँ पर स्टेनोग्राफर्स का मतलब बहुत डिमांड होती है उनकी। अच्छा। हाँ, मतलब एक तरीके से पीए हो सकता है या फिर अच्छा, स्टेनोग्राफर हो सकता है। जैसे कलेक्टर हो गया, एसपी हो गया, इन सब के अपने अपने पर्सनल जो होते हैं, वो पर्सनल क्या, वो गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज करती है सारी सारी चीज़ें। मतलब एक तरीके से प्राइवेट भी हो सकता है और गवर्नमेंट सेक्टर भी हो सकता है। मुझे तो एक बात जाननी है जी। कि जब 19 साल की लड़की के अकाउंट में हाँ जब पहली सैलरी डली गवर्नमेंट की तरफ से, जी, तब आपको कैसा फील हुआ? मतलब क्योंकि खुद का पैसा होता है। हम 18 वर्ष तक हमने अपने माता पिता के पैसों पर ऐश किया है, पूरा ऐश किया से मतलब उनके पैसों पर हम रहे हैं। पूरा जीवन उन्हीं के पैसों से चला है। और जब पहला अकाउंट में पहली बार जब आते हैं पैसे, नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि जो आजकल की जो जनरेशन है उसमें अगर नॉर्मली जब अकाउंट में पैसे आता है ना, तो नॉर्मली जो पैसे होते हैं वो जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में अधिकतर जाते हैं तो 4,000 5,000 है ना, 10,000 10,000 इस टाइप से, मतलब सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार। लेकिन आपकी गवर्नमेंट जॉब थी जी, और चूँकि स्टेनोग्राफर की जॉब थी, और 19 साल की लड़की के अकाउंट में जब पेमेंट आया होगा पहली सैलरी, वो भी गवर्नमेंट की पहली सैलरी, तो आपको कैसा फील होगा? क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट होगा मेरे ख्याल से। एक्चुअली मतलब फर्स्ट टाइम में हम लोगों का ऐसा सीन था कि पहली बार में मतलब पहले महीने की सैलरी हमको नहीं मिली थी। ओह माय गॉड। मतलब मिली थी कैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 मंथ्स की एक साथ मिली थी। अच्छा। 4 महीनों की एक साथ मिली थी। तो वो जब एक्चुअली मेरे अकाउंट में आए थे डायरेक्ट 80,000। अच्छा। तो आई वॉज लाइक बाप रे मतलब इतना अमाउंट देख के मतलब ऐसा लग रहा था कि यार मतलब अंदर से प्राउड फील हो रहा था कि इतना अमाउंट मैंने खुद की मेहनत से कमाया है, मतलब बिना किसी की मदद लिए, मतलब खुद के दम पे बोल सकते कि खुद के दम पे मेहनत करके कमाया है। और ऐसा भी लग रहा था कि मैं अब इतना मतलब खुद को इतना प्राउड फील कर रही थी कि यार मम्मा पापा को सपोर्ट कर सकती हूँ, और ऐसे सब फील हो रहा था मुझे, मतलब एक तरीके से प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। क्या बात है। हाँ जी। और आपके साथ पूरी फैमिली भी खुश हो रही होगी? बहुत ज़्यादा। इवन मेरी फैमिली जब तक फॉर्म अप्लाई करने से लेके जब मैंने ज्वाइनिंग ली थी, इस पूरे दौरान मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ में थी। मेरे दादा, मेरी दादी, मेरे बड़े अंकल, मेरे छोटे अंकल, मेरी आंटी, मेरी मम्मा पापा, मेरे छोटे दोनों भाई। क्या बात जी। और होना भी था, गर्व की बात है, क्योंकि बचपन से आप स्टेनो का सपना लेकर के चल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी यदि आपके फैमिली में किसी को हुई होगी तो वह है कुंदन सर। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, क्योंकि उनकी वजह से ही कहीं ना कहीं नहीं 110% मैं कहूँगा कि उन्हीं का योगदान था इसमें, जो जिन्होंने आज केवल श्रुति शर्मा को ही नहीं बल्कि कई स्टूडेंट्स को स्टेनोग्राफर बनाया है। काफ़ी लग रहा है क्योंकि मैं ज़िंदगी में पहली बार किसी स्टेनोग्राफर के पास में बैठा हूँ। स्टेनोग्राफर एक लिपि होती है, भाषा होती है, क्या होती है, इस पर हम विचार प्रकट करने की कोशिश करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। श्रुति जी, स्टेनो जी नहीं पता इनको, ये जो देख रहे हैं ना, किसी को नहीं पता। ये बहुत कम लोग हैं निमाड़ में जिनको पता होगा कि वो इसका कारण ये है कि स्टेनो की जो स्कूल्स हैं वही कम है हमारे क्षेत्र की, यदि हम बात करें तो इस पर थोड़ा सा बताएं, क्योंकि लोग सुनेंगे स्टेनो आए कहीं हो निमाड़ के लोग ये सोच रहे होंगे, तो पहले इस पर बताइए कि स्टेनो क्या है। एक्चुअली स्टेनो एक सब्जेक्ट है जो मतलब बोल सकते हैं कि सेव परमल में बादाम। ओह माय गॉड। यस, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डायरेक्टली और इन द शॉर्ट टाइम आपको गवर्नमेंट जॉब तक लेके जा सकता है। ये गवर्नमेंट जॉब की बात हो गई, ये तो मैं समझ गया कि आपको स्टेनोग्राफर की जॉब मिल गई। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, दर्शक को ये बताना है हमें कि स्टेनो क्या है। जैसे कि हिंदी में हम लिखते हैं, हाँ जी, तो स्टेनो में भी कुछ लिखते हैं, या स्टेनो बोली जा सकती है, जैसे सिरबी भाषा होती है ना, या जैसे अलग अलग भाषा महाराष्ट्र भाषा होती है, वैसे क्या है? एक्चुअली स्टेनोग्राफी को हिंदी में बोलते हैं आशुलिपि, और ये एक सांकेतिक भाषा है जिसमें आप वर्ड्स को संकेत या फिर साइन के रूप में लिख सकते हैं। और ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको आप खुद ही समझ सकते हैं, एक तरीके से बोला जाए कि आप लिखे और खुदा वाचे, ऐसा काम नहीं होना इसमें, मतलब खुद ही अपन जो लिख रहे हैं वो एटलीस्ट अपने को खुद को समझ में आना चाहिए। अच्छा, कि आप क्या लिख रहे हैं। और जैसे हम वर्ड्स में लिखते हैं तो वो प्रॉपर ABCD है, अनाराम टाइप लिखते हैं, लेटर्स बना के लिखते हैं, तो इसमें इसके ABCD के थ्रू ही इसमें संकेतिक
सांकेतिक भाषा जो होती जैसे है, संकेत बनते अनार हैं। का है तो इसमें अनार का अलग तरीके से लिखा जाएगा, हाँ, कहने का इसमें मतलब बिंदियाँ होती है, छोटे छोटे लेटर्स होते हैं। अच्छा। उनको एक तरीके से बोल सकते हैं कि साइन लैंग्वेज है ये। ओके। हाँ जी। कहीं ना कहीं हम ये बात कह सकते हैं क्या कि इस लिपि को यदि आप करते हैं, यदि स्टेनो सब्जेक्ट आप लेते हैं, 2 साल आपने प्रैक्टिस किया है यदि उसका, जी तो आपकी जो हिंदी है वह भी शुद्ध हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। इसका कहीं ना कहीं उससे लेना देना। एक्चुअली स्टेनोग्राफी और हिंदी दोनों एक दूसरे के पूरक है। अच्छा। मतलब आपको स्टेनोग्राफी करने के लिए हिंदी आनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर आपका हिंदी नॉलेज बहुत अच्छा होगा तो स्टेनोग्राफी करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। प्लस इसमें जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मतलब एक तरीके से स्टेनोग्राफी डेडिकेशन मांगती है कि जितना आप अभ्यास। उसके लिए, हाँ प्रैक्टिस। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जितना आप उसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा वो आपको बहुत अच्छी तो आप तरीके से उसमें आएगी। इम्प्रूव होते जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि स्टेनोग्राफर का आपका मैम, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को बताना है जी। कि हम क्या करते हैं, मतलब आपकी जो जॉब है, हाँ आप जज के पास बैठते हैं, हाँ जी। तो बैठे तो रहते नहीं होंगे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। और तो अदालत का अब देखिए, अदालत में ना हम लोग कब जाते हैं? हाँ। हम लोग या तो हमारे खिलाफ किसी ने मुकदमा दायर किया जी तब जी जाते हैं, बिल्कुल या तो किसी को छुड़वाने जाते हैं। जी बिल्कुल। 2 ही केस में हम अधिकतर जाते हैं। हाँ या अब, लेकिन चूंकि आपका 24 घंटे वही काम है, हाँ। वही वर्क है, तो वहाँ पर होता क्या है उस क्षेत्र में, थोड़ा सा उस पर बताएं ना आप। एक्चुअली मतलब जितनी भी फाइल्स लगी होती है, लाइक जितने भी मुकदमे चलते रहते हैं वहाँ पर हम लोगों का काम तो ये है कि जैसे कोई भी गवाह आया तो उनके गवाह टाइप करना, या फिर जैसे हमारे जज साहब ने जो जजमेंट लिखवाया, मोस्टली स्टेनोग्राफी का ये बेनिफिट है कि आपको त्वरित कार्य जो होता है, मतलब बहुत जल्दी लिखना, तो जी, जी। स्टेनोग्राफी को उसमें यूज़ किया जाता है कि जैसे जजमेंट लिखवाया, अब वो तो इतना बड़ा रहता है, बिल्कुल। तो उसको टाइप करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो जैसे साहब ने डिक्टेशन दिया, डिक्टेट किया, तो उसको साइन लैंग्वेज में लिखो और उसका ट्रांसलेशन करो। अच्छा अच्छा। हाँ जी, उसको लिखो सांकेतिक भाषा में और उसको फिर हिंदी में टाइप करो। अच्छा, पहले आपको उस लिखना और उसको भी हिंदी में टाइप सो दैट करना। उससे टाइम कम लगता है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि ये जहाँ आप 4 लाइन हिंदी की बोलेंगे, हाँ। वहीं इसका पूरा एक स्टेनो में पैराग्राफ लिखा जाएगा। स्टेनो में जैसे यदि एक पैराग्राफ हिंदी का है, हिंदी लैंग्वेज का है, तो स्टेनो कितने लाइन में लिख लेंगे आप? उसको 3 लाइन्स में। हाँ, मतलब उसको आप कम से कम में बिल्कुल। लिखने की पूरी कोशिश हाँ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है यार। हाँ जी तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएं, जी बिल्कुल। क्योंकि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड इसलिए कह रहा हूँ मैं कि मैं चाह रहा हूँ कि जो रामायण है, हाँ रामायण को कभी स्टेनो में किसी ने नहीं लिखा होगा। नहीं और यदि लिखा भी है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन निमाड़ की यदि आप हैं तो आप कोशिश करें कि रामायण को बिल्कुल बिल्कुल लिखने का प्रयास करें, हाँ। और एक आप नवाचार करने की भी कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण सवाल है श्रुति जी, जी स्टेनो जी जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस इसलिए हूँ क्योंकि निमाड़ के लोगों को स्टेनो सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है। हाँ जी ठीक है, ये हमने कह दिया कि लिखने का विषय है, ये वाला विषय है, ये वाला विषय है। अब किसी को श्रुति शर्मा बनना है, जी स्टेनोग्राफर ही बनना है, जी ठीक है, हाँ तो वो सबसे पहला काम क्या करें? 10वीं के बाद ही होगा ये, सबसे पहला काम उसको क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको मन में पहले दृढ़ संकल्प लेना है कि अगर मुझे स्टेनोग्राफर बनना है तो मुझे उसके लिए प्रॉपर पूरी तरीके से डेडिकेट होना पड़ेगा। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि उसमें या तो डेडिकेशन मांगती है स्टेनोग्राफी, तो काफ़ी लोगों मन से ऐसे करते हैं कि यार इसमें तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, प्लस क्या मैं सीख पाऊँगा या नहीं सीख पाऊँगा। ओके। और दूसरी चीज़ की वो रहती जैसे टफ़ है थोड़ी, तो ऐसे भी लगता है लोगों को कि नहीं मैं तो ये नहीं कर पाऊँगा, इसको करने में बहुत टाइम लगेगा, प्लस ये बहुत टफ़ है। तो पहली चीज़ तो यही करनी है कि हमको दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा कि हमको ये चीज़ सीखनी ही है एनी हाउ कंडीशन। प्लस उसके बाद जैसे हम लोगों ने सीखना चालू किया तो बेटर ऑप्शन हमारे लिए ये है कि हम उसके लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूट सर्च करें कि कहाँ से हम लोग सीख सकते हैं। तो जैसे हम लोगों को ये नॉलेज हुआ कि हम लोग यहाँ से सीख सकते हैं, यहाँ से सीख सकते हैं, तो उसके बाद स्टेनोग्राफी के साथ में टाइपिंग भी बहुत ज़रूरी है। टाइपिंग जी ओके। आजकल जो टाइपिंग हो गया है, मैं बता दूं श्रुति जी, जब आपने किया होगा, जब शायद कंप्यूटर आपने शायद नॉर्मली टाइपिंग मशीन में टाइप किया होगा, लेकिन आजकल शायद वही टाइपिंग जो है, जो सर्टिफिकेट होता है कंप्यूटर टाइपिंग कन्वर्ट हो गया है। आप भी शायद वहाँ पर कंप्यूटर में करते हैं।
मतलब आपको 10th के बाद सबसे पहला काम आपको सर्च करना है स्कूल का, जिस स्कूल से आप स्टेनोग्राफी कर सकते हैं। हाँ। अब यदि मैं बात करूं, जो दर्शक है वो मुझसे पूछेंगे इस वीडियो के बाद जी कि भैया निमाड़ में कहाँ कहाँ जावा भैया, हम कहाँ सा जगह है। हाँ। तो आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता, आपने इस सब्जेक्ट को जितना जिया है। हाँ। तो कौन कौन सी ऐसी जगह हैं, पहले उनके बारे में आप बता दीजिए। एक्चुअली मुझे ऐसी कौन सी जगहों के बारे में कुछ जगह मैं बता दूं कि ये प्रॉपर जगह तो है, इनके अलावा भी कुछ प्लेसेस हो सकते हैं। हाँ जी। है ना, कुछ स्कूल हो सकती है, कुछ संस्थाएं हो सकती है। ये एग्जैक्ट जानकारी मतलब तो है जहाँ पर है, लेकिन जो उसके अलावा तो कुछ भी हो सकते हैं दूसरे भी। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हमारे पूरे ज़िले में जिस स्कूल में स्टेनो सब्जेक्ट है, जैसे हमारे बड़वानी में उत्कृष्ट विद्यालय में, पूरे बड़वानी जिले में केवल अब एक विद्यालय है जिसका नाम है उत्कृष्ट शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1, जॉगर्स पार्क के सामने। हाँ जी बिल्कुल। क्या बात है, ठीक है। इसके अलावा कहीं नहीं है श्रुति जी? क्योंकि जैसे मेरे नॉलेज में है, क्योंकि बड़वानी जिले में तो एक फिलहाल जगह। हाँ जी आपके नॉलेज में। हाँ। ओके। हाँ। बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट की यदि हम बात करें, अदर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो वहाँ भी मतलब ऐसी स्कूल सर्च करें जहाँ पर ये सब्जेक्ट हो, क्योंकि होता क्या मोस्टली कि ये सब्जेक्ट एकदम यूनिक सब्जेक्ट है, तो मोस्टली ये हर जगह प्रोवाइड नहीं होता है। हाँ ओके, हर जगह होता भी नहीं है। क्या बात है, तो हर जगह नहीं होता, उसकी वजह से कंपटीशन भी कहीं ना कहीं कम ही होगा इसमें। कम है, बहुत कम है। अब आज की जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि टीनेज मतलब आज मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि इस तरफ रुख लोगों का कम है अभी की कंडीशन में, फिलहाल तो थोड़ा कम ही है। हाँ, तो इसलिए बोल सकते हैं कि कंपटीशन कम है। कंपटीशन थोड़ा सा कम है अदर सब्जेक्ट के हिसाब से, अदर सब्जेक्ट्स के हिसाब से। क्या बात जी। है। तो आपको अभी स्टेनो के अलावा, स्टेनोग्राफर के अलावा आपकी और भी कुछ मंशाएं हैं कि अब पूरी होगी, भैया बहुत हो गया, अब अपनी नौकरी लग गई, आप कुछ नहीं करना है? हाँ जी। ऐसी कोई आपकी इच्छा, ड्रीम? देखा जाए तो मुझे अभी मतलब मेरा जो मेन ड्रीम है वो मुझे मंत्रालय में बैठना है, मतलब मंत्रालय की जॉब करनी है। चुनाव लड़ना है? नहीं चुनाव नहीं लड़ना है मुझे। अभी जो मेरी फर्स्ट स्टेप है, मुझे और आगे जाना है, लाइक स्टेनोग्राफी की फील्ड में और आगे जाना है। तो इससे प्रमोशन आपको मिल रहा होगा? हाँ। प्रमोशन के थ्रू आप जाएंगे वहाँ? प्रमोशन के थ्रू डायरेक्टली नहीं जा सकते? डायरेक्टली जा सकते हैं थ्रू वैकेंसीज, जैसे वैकेंसीज के थ्रू। हाँ, तो मतलब मुझे मंत्रालय में बैठना मेरा ड्रीम है। अच्छा, मंत्रालय में बैठना आपका ड्रीम है। क्या बात है यार, मतलब अभी भी मतलब मनसाएं बाकी है भैया। अभी मतलब बहुत सौ की तो नौकरियां लगी नहीं है अभी, और इनकी लगी तो फिर भी अभी इनकी मनसाएं बाकी है। मतलब कि आपकी जिज्ञासा आपके मन में होना चाहिए, आपका लक्ष्य जो है वो आपको में होना चाहिए सबसे पहले। इससे पहले कि मैं आप सभी को श्रुति जी की हॉबी के बारे में हम चर्चा करें जी, आप उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो बच्चे कक्षा 10वीं पास करके ये या 10वीं में जब होते हैं या 9वीं में होते हैं तो ये सोचते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, ऐसा होता है। आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आप खुद को दृढ़ संकल्पित करें कि मुझे करना क्या है, मुझे बनना क्या है। पहले वो आप आपका एम सेलेक्ट करें, उसके बाद आप एक अच्छे काउंसलर के पास जाएं जो आपको अच्छे से सजेस्ट करे कि आपको क्या। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमको बनना क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से काउंसलर बुक कीजिए, उनके पास जाइए और उनसे अपने मन का जो भी है वो सब शेयर कीजिए कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। देन आप अच्छी सी एडवाइस गेट कर सकते कि आपको इन फ्यूचर क्या करना है, उसके थ्रू आप अपना लाइफ जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि कुछ अपना एक एम डिसाइड करें। हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताएं, छोटा सा मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है। जब आप 10वीं 11वीं में पढ़ते होंगे आप, आजकल के जो बच्चे पढ़ते हैं, बिल्कुल 10वीं आपने कहाँ से किया वैसे? मैंने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बड़वानी वहीं से किया। 9th से आप वहीं पर हो? हाँ, 9th उसके पहले का स्कूल? उससे पहले मैं 1st to 8th रही हूँ वैष्णवी विद्या विहार। वैष्णवी विद्या विहार बहुत ही जानी मानी स्कूल है हमारे निमाड़ क्षेत्र की मेरे ख्याल से। बिल्कुल। और जिस समय आप पढ़ते थे उस समय तो काफ़ी बहुत ज़्यादा टॉपर्स वहाँ से निकलते थे। हाँ, बिल्कुल। और अभी भी निकलते आ रहे हैं। मैं देखता हूँ अभी एक वीडियो भी बनाया हमने इस चैनल पर वैष्णवी विद्या विहार का, और वो काफ़ी हिंदी मीडियम स्कूल है। हाँ, हिंदी मीडियम स्कूल है। ओके 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 ओके। हिंदी मीडियम स्कूल में आप पढ़े हैं शुरू से। और ये देखिए, ये बात हो गई ना, निमाड़ के लोगों की ना एक सोच भी होती है कि हिंदी मीडियम में जाए ना काई छे कहीं नहीं होनो है सही बात है ना। अंग्रेजी मीडियम में भेजा हम तो एकदम अंग्रेजी बनाने की कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी स्कूल में भेजें, प्रश्न ये नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है कि आप किसी भी स्कूल में हो, यदि आपके पास अच्छा गुरु हो, है ना, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली के लोग अच्छी सोच से विचार करते हो, तो बच्चों को हमेशा सफलता मिलती है। जी। चलिए
किसी को श्रुति शर्मा बनना हो तो एक तो आपने बता दिया कि दृढ़ संकल्प, हाँ वो तो ठीक है। बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ श्रुति शर्मा से, मतलब किसी को स्टेनोग्राफर ही बनना है जी। तो 10वीं के बाद क्या करें? 10वीं के बाद आपको कितने समय बाद वो क्या कितने समय बाद, गारंटी से मेरा मतलब है कि कितने समय बाद, लगभग कितने उसको समय दे अपने आप को कि वो स्टेनोग्राफर बन सकता है? ऐसे टाइम लिमिटेशन तो कुछ है नहीं, बट ये खुद पे डिपेंड करता है कि आप आपकी स्टेनोग्राफी को, जो मतलब एक तरीके से बोलते हैं स्टेनोग्राफी खुद पे ही डिपेंड करती है और खुद की ही रहती है। Okay. क्योंकि बोल सकते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति खुद के किसी एम पे डेडिकेट रहता है तो वो एक तरीके से बोला जा सकता है कि मतलब वो खुद कितना डेडिकेट है अपने एम के प्रति। Okay. तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप इंस्टीट्यूट सर्च करके प्लस प्रैक्टिस के थ्रू, मतलब जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको वो आपके फ्लो में आता जाएगा। प्रैक्टिस की आपने बात की, हाँ जी। कक्षा 11वीं से जैसे आपका पहला दिन रहा होगा, हाँ। तब से आपने प्रैक्टिस का प्रारंभ किया होगा। मुझे केवल जानना ये है हाँ। कि प्रैक्टिस कब आपने ज़्यादा की, 11वीं में, 12वीं में, या जिस समय आपने परीक्षा का फॉर्म भरा उसके बाद? एक्चुअली ऐसा कुछ तो नहीं था, मतलब मैंने जब 11th में स्टार्ट किया था, मेरी स्टेनोग्राफी जर्नी स्टार्ट की थी जी। तब मेरे अंकल मुझे बोलते रहते थे कि प्रैक्टिस करो। तो मैं सोचती थी कहीं ना कहीं लठ का भी काम पड़ा है। हाँ थोड़ा मतलब क्योंकि ऐसा रहता है ना कि एक चीज़ कर करके बोर हो जाते हैं। बट जहाँ मुझे मेरा एम याद आता था कि नहीं मेरे को स्टेनोग्राफर बनना है, तो बस मेरी कलम शुरू हो जाती थी कि अब मेरे को प्रैक्टिस करना है ऐसे। श्रुति जी, लगभग कितना समय आपने, 24 घंटे होते हैं हर व्यक्ति के पास, आपने लगभग कितना समय स्कूल के अलावा अपनी पर्सनल प्रैक्टिस को दिया है? ऐसे तो मुझे जब टाइम मिलता था मैं तब प्रैक्टिस करना शुरू कर देती थी। लाइक मैं अभी जैसे फ्री हूँ तो मैं उस टाइम मेरा रजिस्टर और पेन लेके बैठ जाती थी। लगभग जैसे कि ये मान के चलें अपनी दिन में 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, आवर की बात करें 2 से 3 घंटे। अच्छा, कंटिन्यू? हाँ कंटिन्यू। ये बहुत बड़ी बात है कि कंटिन्यू। आप किसी को कंटिन्यू, तो आप फेसबुक भी नहीं चला सकते मेरे ख्याल से, बोर हो जाएंगे आप। नहीं है ना, कंटिन्यू मतलब लिखना, और ये तो बहुत आजकल के बच्चों के लिए तो बड़ा खतरनाक विषय है। बहुत खतरनाक है ना, क्योंकि आजकल अंगूठा चलता है, उंगलियां कम चलती हैं। हाँ सही बात है। व्हाट्सएप वगैरह पे और इस पे। चलिए अब हम बात करते हैं श्रुति जी आपकी हॉबीज़ के बारे में। जी। तो आपकी स्टेनो के अलावा, स्टेनो भी तो आपकी हॉबी ही रही है जी, और क्या क्या हॉबीज़? स्टेनो को साइड में रख के देखा जाए तो मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है। लाइक सिंगिंग इज़ द सेकंड प्रायोरिटी ऑफ माय लाइफ। मतलब सिंगिंग करना बहुत पसंद है मुझे। अच्छा, सिंगिंग हॉबी है, सेकंड ही। मैं बता दूं कि इनकी फर्स्ट ही प्रायोरिटी है। है ना, और नौकरी तो क्या है कि भाई का एक शौक है अपना, है ना, लेकिन हॉबी तो हॉबी है, वो तो भैया हॉबी हो। जैसे कि मैं योगा करता हूँ, है ना, तो योगा एक हॉबी, इसका मतलब है ना कि मैं योग को सेकंड पार्ट पे रखूँ। योग तो है ही है। अब ये एक्टिंग करना जो अभी हम लोग कर रहे हैं, है ना, एंकरिंग करना, ये भी एक पार्ट है उसका, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें मिली जुली होती हैं। अभी आपने बताया सिंगिंग, जी, कब आया दिमाग में कि मुझे गाना गाना चाहिए, या बचपन से कैसा क्या कि घर का ही माहौल था इस टाइप से? एक्चुअली सिंगिंग का तो ऐसा है कि मेरी जो वॉइस है मेरे को गॉड गिफ्टेड है। अच्छा। हाँ, और जब मैंने बचपन से मेरे घर में दादी जी गाते हैं, मेरे दादाजी गाते हैं, मेरे नाना जी का मतलब म्यूज़िकली बैकग्राउंड था उनका, तो मम्मी गाती है, मेरे पापा भी गाते हैं, इवन मेरे छोटे भाई बहन भी, मतलब बहुत सिंगिंग में सब पूरी फैमिली ही इन्वॉल्व है। क्या बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इनके जो दोनों कार्य है, एक स्टेनोग्राफर भी फैमिली से ही मिला इनको कहीं ना कहीं, अंकल जी के थ्रू, और एक जो है वो आपका सिंगिंग, वो भी फैमिली के थ्रू मिला। तो मतलब कि बच्चों का जो भविष्य या बच्चों की जो हॉबीज है वो बहुत कुछ डिपेंड करती है हमारे आसपास के वातावरण पर और हमारे आसपास की। श्रुति जी, आपकी हॉबी सिंगिंग है। हाँ जी। अब मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ये बताएं कि सबसे फेवरेट सिंगर कौन है आपके? मेरी ओल्ड जनरेशन में देखा जाए तो लता मंगेशकर जी, वो मेरी मतलब मोस्ट फेवरेट सिंगर है। लता मंगेशकर जी, वेरी गुड। और आज की जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो नीति मोहन जी, क्या बात है। ये भी न्यू अभी साहब मेरे ख्याल से नए हैं। हाँ जी, है ना। हाँ। तो हम एक लता मंगेशकर जी का सॉन्ग सुनेंगे। जी बिल्कुल। और एक नीति मोहन जी का, जो कि आप वैसे किस प्रकार के गाने ज़्यादा गाना पसंद करती हैं? मतलब जैसे कि एक नेहा कक्कड़ है जी, है ना, उनकी जो अलग
फ्लो है हाँ। गाने का तरीका जो होता है। हाँ हाँ एक श्रेया घोषाल है, जी। उनका गाने का तरीका तो अलग है हाँ। है ना। फिर आप जो बता रहे हैं लता मंगेशकर जी की बात जी। करें, उनका एकदम है ना बहुत एकदम शांत और स्वर से भरा हुआ गीत होता है उनका। तो आप किस टाइप का गाना पसंद करते हैं, या भयंकर यूँ करके या फिर नॉर्मल यूँ करके किस टाइप से? एक्चुअली मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि एक सिंगर जो होता है उसको एक वर्सटाइल सिंगर होना चाहिए, लाइक उसको कोई भी गाना दे दे उसको उस टाइम गाते आना चाहिए। क्या बात है जी। और श्रुति, मैं आपको बता दूं कि श्रुति जो है इन्होंने गरबा मंडल में भी काफ़ी मंचों पर अपना वो किया ना, और ऑर्केस्ट्रा में भी किया। कहाँ कहाँ गए पहले आप ये बता दीजिए, पहले दर्शकों को बता दीजिए। जहाँ जहाँ भी गई मैं मेरे पापा के साथ गई हूँ। अच्छा, पापा भी सिंगर है? ओह माय गॉड, क्या बात है। बिल्कुल। तो जहाँ भी गई मैं मेरे पापा के साथ ही गई, उनके बिना मैं कहीं भी नहीं जाती। पापा भी मंच पर जाते हैं, कई शोज करते हैं? पापा ने भी गाया हुआ है, पापा भी सिंगर है। पापा भी सिंगर है, मम्मी भी सिंगर है, भैया भी सिंगर है। वेरी गुड। तो अब मुझे सबसे पहले हम 3 गाने सुनेंगे, है ना। कुछ लाइन आप उसकी सुनाएंगे अच्छे से। सबसे पहले तो एक सबसे फेवरेट आपका गरबा सुनाएंगे, क्योंकि आप गरबों में गा चुकी हैं। सबसे पहले निमाड़ के दर्शक सुनना चाहते हैं आपकी तेज आवाज़ में और सुरीली आवाज़ में जी एक गरबा। घमर 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 घूम तोरे मड़ी अम्बे मानो घमर घड़ुलियो माता जीनो घमर घड़ुलियो अम्बे मानो घमर घड़ुलियो माता जीनो घमर घड़ुलियो। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए यार, दर्शकों को भी बड़ा आनंद आया होगा। और क्या बहुत ही शानदार, जितनी तारीफ की जाए कम है। ये जो गरबा ही आपने कहाँ पर गाया था सबसे पहले? ये मैंने बड़वानी का जो गरबा मंडल है, माँ काली का गरबा मंडल, वहाँ पर गाया था। आपने वहीं पर भी या और कहीं भी गाया? कहाँ पर गरबा मंडल की भी बात करें तो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने श्री राम गरबा मंडल में वहाँ भी गाया है। वेरी गुड। और फिर माँ काली का गरबा मंडल में गाया था। क्या बात है जी। उसके बाद तो जॉब ही लग गई आपकी। तो फिर जॉब लग गई। क्या बात है। अच्छा, वैसे आजकल जो जनरेशन है या लोग हैं, कई बार मंच पर जाते हैं तो उसका जैसे कि प्रोफेशनल हो चुके हैं जी। तो आपने भी कभी प्रोफेशनली इसको गाने की कोशिश की? कभी कहीं गए हैं आप प्रोफेशनली? नहीं, प्रोफेशनली तो मैंने शौक तो ही है, लेकिन एक प्रोफेशनली की बात कर रहे थे। प्रोफेशनली मैंने कभी ऐसे कुछ ट्राई नहीं किया है, बट इन फ्यूचर कभी हुआ तो बाकायदा मैं बिल्कुल करने वाली हूँ। और बिल्कुल आपका बहुत ही अच्छी प्यारी वॉइस है आपकी, आपको करना भी चाहिए। अब हम चलेंगे लता मंगेशकर जी की और एक सुमधुर सा सॉन्ग सुनाएंगे आप लता मंगेशकर जी का। जी, लता मंगेशकर जी का एक बहुत प्यारा गाना है जो सबको बहुत पसंद है आजकल। मतलब जिसको भी पूछने जाओ तो वो मतलब लग जा गले जो क्या उनका बात है, गाना बिल्कुल तो लग जाइए आप। लग जा गले कि फिर क्या बात, हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से चलने दीजिए, बहुत अच्छा लगा है। यदि आपको आगे की लाइन यदि आपको आती हो तो बिल्कुल आप पेश करें। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से क्या बात है, बहुत ही प्यारी आवाज़ है आपकी। जितनी तारीफ की जाए कम है, जितनी तारीफ की जाए कम है। तो यकीनन दर्शकों को भी बहुत पसंद आ रहा होगा। यदि आपको पसंद आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं कि श्रुति जी की आवाज़ आपको कैसी लग रही है। अभी नई जो सिंगर है उनकी भी हम उनका भी सॉन्ग सुनने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपने जो गाना गाया है लग जा गले,
तो आप किसके गले लगना चाहते हैं? मैं तो मेरे जितने भी भाई ड्रीम दी से, मेरे एम से, उनके गले लगना चाहती हूँ, बिकॉज मेरे को उनको पूरा फुलफिल करना है। हाँ, क्या बात है, ये तो बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अब हम शुरुआत करते हैं अगले गाने की, जिसके जी। जो जिस सिंगर का नाम आपने बताया था, नीति मोहन। नीति मोहन जी। क्या बात है, नीति मोहन जी की आवाज़। जी, ठीक है। उनका अभी एक नया गाना आया था, कान्हा रे। क्या बात है, बिल्कुल जी। स्वागत। कान्हा रे नंद नंदन, कान्हा रे नंद नंदन, परम निरंजन, हे दुख भंजन, कान्हा रे। कंठ बनी मोतियन की माला, कंठ बनी वाह, मोतियन की माला, गिरत मुदत हरि ब्रज बाला रे, नंद नंदन, परम निरंजन, हे दुख भंजन, कान्हा रे। क्या बात है, जितनी तारीफ की जाए कम। वाकई में आपकी Thank वॉइस, you. मैं सच बता रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ कि बहुत ही बेहतरीन वॉइस है आपकी। और आपकी मम्मी की जितनी वॉइस है ना, जी। उससे कई गुना अच्छी वॉइस आपकी है। थैंक यू सो मैं उनकी मम्मी से भी क्योंकि, लेकिन आपको हाँ ये बात बताऊँ कि जब मम्मी आपकी एज में थे, हाँ। तब उनकी आवाज़ अल्टीमेट थी। बहुत प्यारी थी। और अभी भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका जवाब आपको कि एक शब्द में लगभग देना होगा। जी, कि आपकी फास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका फास्ट आंसर देना है, कुछ सोचना नहीं है, कुछ भी वो नहीं करना। एक नाम निकलना चाहिए आपके मुंह से, सबसे फेवरेट आपको बताना, सबसे पहले बताना यह है कि आपकी ज़िंदगी का सफलता का श्रेय यदि एक व्यक्ति को देना होगा तो किसको? सबसे पहले फास्ट। फैमिली। क्या बात है, फैमिली, पूरा परिवार ही आ गया, मतलब एक व्यक्ति बोला ही नहीं आपको, मतलब परिवार ही आ गया। जी। चले, क्या बात है। सबसे बेस्ट सिंगर आपका? लता मंगेशकर। सबसे बेस्ट डिश? खिचड़ी। क्या बात है, तभी आप ऐसे हो रहे हैं, खिचड़ी खा खा रहे हैं। चले, खिचड़ी। सबसे फेवरेट हीरो? अनिल कपूर। फेवरेट फिल्म? हॉन्टेड। ओ माय गॉड, हॉन्टेड, भूत की पिक्चर आपको देखना काफ़ी पसंद है। जी। क्या बात है, क्या बात है। और एक ऐसा कोई सपना जो आपका बाकी हो? ड्रीम? मंत्रालय में बैठना है। मंत्रालय में बैठना जी। आपको। अच्छा, मुझे श्रुति जी सबसे पहले ये बताएं कि यदि आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले, मान लो, जी। तो आप क्या करना चाहेंगे? इस देश में परिवर्तन आप देख रही हैं, आप इस देश के बारे में क्या सोचती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आप क्या करेंगे? एक दिन का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल रहा है आपको। एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं शॉर्ट वर्ड्स में देना चाहूँ तो मैं जो नायक मूवी है प्रॉपर उसको फॉलो करूँगी। नायक मूवी को मतलब दिन भर बैठ के नायक देखेंगे? नहीं उसके उनके जो अनुसार। हाँ, नायक मूवी तो ठीक है। अब मूवी में जो होता है जी। वो कई दिनों की शूटिंग के बाद एक दिन का उन्होंने बताया है, बता दूंगा जी, आपको। जी। लेकिन आपको एक डिसीजन लेना हो, कहने का मतलब है कि मुझे यह डिसीजन लेना है जी। कि मैं क्विकली सबसे पहले जाकर को यही डिसीजन लेना चाहूँगी, तो आप क्या लेना चाहेंगी? थोड़ा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शिक्षा पद्धति को बदलना चाहूँगी। अच्छा, जो अभी जैसे? करंट की जो चल रही है उसको मैं बदल के, मतलब लाइक जो मोस्ट बोल सकता है ना कि ऐसे निर्णय जिनके अकॉर्डिंग पूरा देश बदल सकता है, शिक्षा पद्धति पूरी बदल सकती है, अच्छा। वो निर्णय मैं लेना चाहूँगी। क्या बात है। जी। और बहुत अच्छी सोच है आपकी। और आप जी। चूँकि शिक्षा के क्षेत्र से ही आप वहाँ पर पहुँची हैं, इसलिए आपको पता है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या हम जो है सुधार कर सकते हैं। जी। है ना? क्या बात है। कभी ऐसा हुआ है कि फ्रेंड सर्कल में कभी ऐसा आपको महसूस हुआ कि मैं तो नौकरी कर ली, मेरी नौकरी है, तुम क्या लगे मेरे सामने? नहीं, कभी देखिए ऐसा कभी होता है, मन में तो ऐसा फील हुआ, कभी ऐसा हुआ हो? नहीं, मतलब फील तो ऐसा हुआ था, बट वो एक्चुअली इस हिसाब से फील हुआ था कि मैं मेरे मम्मा पापा को सपोर्ट कर रही हूँ। लाइक ऐसा फील हुआ था कि मैं मेरे मम्मी पापा को सपोर्ट कर रही हूँ, मेरी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ, और इवन आगे चल के भी करूँगी। तो वो एक्चुअली मेरे लिए प्राउड मोमेंट था
उस टाइम की। हाँ मतलब मैं तो कर नहीं, अभी भी ऐसा लगता हो क्योंकि कई आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे होंगे कि 21 साल की उम्र में आज की तारीख में जॉब मिलना, प्राइवेट जॉब भी मिलना बड़ा मुश्किल वाला काम होता है। ठीक है, बता दूं मैं आपको। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति या तो एजुकेशन कर रहा होता है या तो कहीं ना कहीं एजुकेशन नहीं करता हो तो घर पर बैठ करके कुछ सीखने का प्रयास करता है, जो भी कुछ करता है, या कुछ बच्चे लिंक से हट के कुछ करने की सोचते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगा हो आप कि नहीं यार ऐसा कुछ फ्रेंड सर्कल में, या कभी ऐसा लगा हो कि यार? हाँ मतलब ऐसा लगा था कि मतलब मैंने बहुत कुछ अचीव किया है मेरी फैमिली के लिए भी, और मतलब खुद को एक से प्राउड मोमेंट लगता था कि हाँ मैंने किया है। और ये कि मैं आपको बता दूं कि कई बच्चे होते हैं जो इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचने के बाद ईगो जो होता है बहुत आ जाता है, लेकिन श्रुति का जो ईगो है वो अभी उसमें नहीं है। उसका कहीं ना कहीं कारण उसकी फैमिली है। उसकी फैमिली का जो सपोर्ट है वो है, उनका फैमिली का जो प्रेम है, लगाव है, वह है, संस्कार है खास करके। और स्कूल जो वैष्णवी विद्या विहार उत्कर्ष स्कूल है जहाँ पर, अच्छा उत्कर्ष स्कूल की यदि मैं बात करूँ उस समय प्रिंसिपल वगैरह कौन थे आपके? उस समय मेरे प्रिंसिपल थे श्रीमती मनीषा गौतम मैम। ओह माय गॉड, तो मनीषा गौतम मैम भी यहाँ पर देख रही होंगी आपको? जी बिल्कुल। तो मैं प्रिंसिपल जो मनीषा गौतम मैडम, उनके बारे में आपके क्या, तो आप थोड़ा सा बताएंगे वो कैसे, मतलब मज़ा आता था आपको कि डर लगता था, कैसा क्या था? एक्चुअली मतलब डर और मज़ा दोनों का कॉम्बिनेशन था, क्योंकि मैम बहुत अच्छे थे और उनके मतलब बोलते हैं ना कि जहाँ आपको डर रहेगा वहाँ आप प्रॉपर वे में अपने लाइफ को, डर का मतलब यहाँ पर डिसिप्लिन, प्रॉपर डिसिप्लिन, या मतलब मैम बोल सकते कि डिसिप्लिन की मूर्ति थे। हाँ, मतलब कि बहुत कुछ सीखा है उनसे हमने, और मैम के मतलब जो डिसिप्लिन था आज वही चीज़ है जो मुझे आज काम आ रही है। वेल डिसिप्लिन जो बच्चा होता है, हाँ बिल्कुल, तो आज वही सब चीज़ें मुझे काम आ रही है। थैंक यू सो मच मैम, अगर आप देख रहे हैं तो। वैसे कभी वेल तो सबसे पहले दीदी आपको प्रणाम। आपके चरण कहाँ हैं? मैं आपके चरण स्पर्श कर लेता हूँ। दीदी ने मुझे पढ़ाया है और मैं इसलिए दीदी के चरण स्पर्श भी कर रहा हूँ। और आज जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, जिनके साथ मैंने जॉब भी किया है ना, उन्हीं के साथ में बैठा हूँ, तो बड़ा गर्व भी फील हो रहा है। और मेरे से ज़्यादा गर्व इन्हें फील हो रहा है कि ये मेरे साथ नहीं श्रुति के साथ बैठे हैं, इसलिए आपके साथ भी। चलिए, तो उषा दीदी आपका नाम है, ठीक है। आपको दीदी कब ऐसा फील हुआ कि मेरी बेटी को स्टेनो बनाना है? वैसे तो मैं जब पढ़ती थी जी, तब स्टेनो में वैसे टाइपिंग होती है, टंकण। जी जी। तो टाइपिंग के लिए मुझे पहले से ही बताया गया था कि टाइपिंग करने से गवर्नमेंट जॉब के अच्छे चांस रहते हैं। और उसके बाद मेरे देवर जो उत्कृष्ट में कुंदन शर्मा जी, जी जी, तो भैया ने मतलब भैया ने स्टेनो किया था। उससे मुझे मतलब भैया ने बताया था कि आप इस टाइपिंग करवा के इसको स्टेनो सब्जेक्ट दिलवाए। ओके। उसमें क्या रहता है कि जॉब के लिए अच्छे चांस रहते हैं और स्कोप अच्छा रहता है और जल्द मिल जाती है जॉब, जल्दी मिल जाती है। ओके, कहने का मतलब ये है कि आप पूरी तरीके से आपके देवर पे छोड़ दिया आपने। हाँ, कि भैया अब आप, क्योंकि आपको सब पता है, काउंसलर वही थे और बहुत अच्छा उन्होंने काउंसलिंग की और बहुत अच्छा रास्ता दिखाया। क्या बात है। तो कहीं ना कहीं श्रेय आपका भैया को जाता है, मेरे देवर कुंदन शर्मा जी सर को, जो कि मेरे भी गुरु रहे हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, जितनी तारीफ की जाएगा। सचिन तेंदुलकर जैसी हाइट है उनकी। ऐसा मैं नहीं, ऐसा वो खुद कहते हैं। हाँ, वो खुद कहते हैं। और वो खुद ऐसा वो कभी कभार ऐसे भी कहते हैं कि जिनकी हाइट छोटी होती है, जिनका कद छोटा होता है, उनका पद बड़ा होता है। और वाकई में कहीं ना कहीं ये बात सत्य भी है। कुछ उदाहरण यदि हमारे सामने देखे तो क्या बात है। उषा दीदी, जिस जनरेशन में हम हैं जहाँ पर बालिकाओं को शिक्षित नहीं किया जाता है, जहाँ पर जैसे निमाड़ क्षेत्र में ही कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि बालिकाओं को कि चल भैया आप 10वीं तक पढ़ी ले, आप कहीं पढ़ा रण दा, इस टाइप से, या स्कूल का ही भेजा। आपने भी कहीं ना कहीं ऐसा विचार बनाया था कभी मन में कि मुझे यार बेटा कि नहीं बेटा अब तू अब मत पढ़, बाहर मत जा, इस टाइप नहीं? इसका कारण ये है कि जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड है वहाँ पर मायके में तो मेरे पिताजी जो थे वो मुझे गवर्नमेंट जॉब में देखना चाहते थे। उनका जो ड्रीम था यही था पहले तो। बिकॉज हमारे जो कोटा होता है उसके कारण भी हम पीछे रह गए। जी जी। उसके बाद जो मैं ससुराल में आई तो 12th होकर आई थी, इंटर पास किया था मैंने। और जब ससुराल आई तो मेरे सास
और ससुर जी वो भी इवन यहाँ तक चाहते थे कि वो मैं पढ़ाई करूँ, जॉब करें आप। तो ये सवाल ही नहीं उठता है कि मैं अपनी बच्ची को पीछे रहने क्या दूँ। बात है, मतलब आपके तो जब पापा मुझे से ही खुद ने मतलब पढ़ा, क्या? हाँ, क्योंकि उन्होंने मेरे ससुर जी ने खुद ने मुझे हाथ में चाय देते थे और बोलते थे कि अच्छा। पढ़ाई करो। मेरी सास ने फॉर्म डलवाया बीए का, बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री, और ऐसा बीएड। ऐसा ससुराल निमाड़ में ही मिल सकता है, निमाड़ में मिल सकता है और कहीं नहीं और मिल ऐसा सकता मेरे ख्याल सही से। है। सब जगह से ससुराल, इतने ससुर आपको चाय दे रहा है, मतलब ये बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बड़ी बात है। बहुत खतरनाक वाली बात बता दी आपने, मतलब आज की तारीख में ऐसा होता कहाँ है, बहुत बड़ी बात है मैम। उषा दीदी, ये तो बालिकाओं वाली बात हो गई। आपको सच में ऐसा लगता था 10वीं के बाद इस श्रुति की जो पढ़ाई की जो रुचि थी वो कैसी रहती थी, वो इसकी दिनचर्या कैसी क्या थी, थोड़ा सा मुझे ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया जी जी धीरेन्द्र सर, कि बच्चों की रुचि जी। मैं ये मानती हूँ कि आज के समय में बच्चों की रुचि बाद में, उसके पहले बच्चों का उस जो आप सब्जेक्ट ले रहे हैं 10th के बाद जो बच्चे सब्जेक्ट लेते हैं उसका स्कोप देखना चाहिए। बोलते हैं कि चयन करना चाहिए कि उसमें आगे आपका स्कोप क्या बन रहा है, रुचि बाद में रखना। हम मानते हैं कि रुचि, जब तक रुचि नहीं होती तो हम किसी काम को या किसी विषय को बहुत अच्छे से पढ़ नहीं सकते। आप जब उसका स्कोप देखेंगे उससे आपको क्या मिल रहा है तो उसके बाद रुचि अपने आप ही आ जाएगी उसमें। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे रुचि के कारण गलत सब विषय ले लेते हैं जो कि उनके एक तरह से व्यक्तित्व के लिए और उनके जो आगे उनको रोज़गार मिलना है उससे वो शूट नहीं होता, मैच नहीं होता है। तो इसलिए मैं बच्चों के लिए विशेष तौर से कहना चाहूँगी कि बच्चों ने रुचि को बाद में प्राथमिकता देनी, पहले ये देखना कि उसमें स्कोप क्या है। स्कोप क्या है, स्कोप क्या है, आपका उसमें आपका भविष्य क्या है, आपका भविष्य क्या उस सब्जेक्ट से बन रहा है क्या। जरूरी नहीं कि आज जो सब्जेक्ट आपको अच्छा दिख रहा है वो बाद में भी हो, या इस टाइप से, या कंपटीशन कितना है। और उसके अतिरिक्त अब आपके जो परिवार की आर्थिक स्थिति है वो इस लायक है कि नहीं कि वो आपको आगे तक ले जा सके। ये भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी क्या होता है कि आप विषय तो ऐसा चुन लेते हैं परंतु उसमें पैसा और समय दोनों चीज़ें, समय आप दे सकते हो परंतु पैसा कहीं तुरंत आप कहाँ से लाएंगे। जो निर्धन परिवार है वो पैसा नहीं दे, और हम मिडिल क्लास लोग हैं तो मिडिल क्लास लोग। और हाँ, ये एक चीज़ और आती है, अगर ये इसका उत्तर मिलता है कि नहीं पैसा भी लगा सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट अच्छे बच्चों को देती है स्कॉलरशिप, लेकिन जनरल जो होते हैं जनरल कोटे में वो कहाँ से लाएंगे। हो सकता है कहीं कहीं पे में हो गया हम। हाँ, तो मैं जनरल वालों के लिए विशेष तौर से बोली कि उनके पास तो पैसा भी नहीं होता, समय तो दे सकते लेकिन उनको ना तो छात्रवृत्ति मिलती, ये कहना चाहती हूँ। कुछ जैसे कि सभी जनरल कास्ट के जो कुछ जो फैमिली ऐसी भी हैं, जैसे कि मैं हो गया, आप हो गया, हम लोग के पास गवर्नमेंट सर्विस नहीं है, हम लोग के पास डेली का ही जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं। मिडिल क्लास से भी हम यदि कहें कि हम नीचे आज तो कोई दो राय वाली बात नहीं होगी, हम ऐसा है। क्योंकि आपके पास योग्यता भी है, आपके पास प्रतिभा है कि आप उस विषय को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, समय भी दे सकते हैं, और परंतु पैसा आपको कहीं से नहीं मिलने वाला। ये सबसे बड़ा कारण होता है। सबसे पहले जब आपको पता चला कि यार मेरी बेटी की मतलब ये जॉब लग गई है, ये बात बताई किसने, पहले तो ये बताएं, और कैसा फील किया आपने उस समय। मैं जैसे मेरी बेटी ने बताया था कि उसके जो इष्ट देव हैं, भिलट देव हैं, जी, तो कहते हैं कि कुछ जैसे अंधविश्वास वाली बात आती, लेकिन मैं तो ये बताना चाहूँगी कि ईश्वर है। जिस दिन मेरी बेटी का जो लास्ट लिस्ट आई थी, जी, सूची आई थी फाइनली कि भैया उसको जॉब लग गया, फाइनल लिस्ट आई थी, नाम आया हुआ है ना, उसकी खबर देने के लिए मैं तो ये बताना चाहूँ कि नाग देवता खुद मेरे घर आए थे और वो मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था। अच्छा। जोड़े से सुबह उठते से मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वैसे ही उनके दर्शन हुए, और उस दिन शाम को ये मैं घर तक भी नहीं पहुंची, आधे रास्ते से दौड़ती हूँ, मम्मी मेरा नाम आ गया लिस्ट में। क्या बात है। तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई में ईश्वर है, ईश्वर साथ देता है, लेकिन मेहनत करने वालों को, ये तो मानते हैं कि मेहनत करोगे तभी आपको सब कुछ मिलेगा। दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और उसके बाद मैंने ना कभी उनके दर्शन किए पहले, ना बाद में, वो दिन ही ऐसा था जिस दिन मैंने जोड़े से सुबह से दर्शन करना, ये भी और बहुत बड़ी बात है। मैं कहना चाहूँगी कि ईश्वर में आस्था रखिए, अंधविश्वास नहीं रखना, लेकिन आस्था रखना चाहिए कि आपका काम पूरा होगा, और इसके लिए आप ईश्वर से मांगने भी जाओ। क्या बात है। तो जब आपको फ़ोन पर ये सूचना मिली या आपने खुद, मेरी बेटी खुद दौड़ती हुई आई थी जब मैं स्कूल से घर आई शाम को 5 बजे। आप स्कूल में जॉब करते हैं और
मैं प्राइवेट स्कूल में स्कूल टीचर हूँ, वैष्णव विद्या विहार में। और मैं स्कूल से जब 5 बजे घर लौटी तो आधे रास्ते घर से दौड़ती हुई आ गई हो। ओह माय गॉड, मेरा नाम आ गया मम्मी लिस्ट में। उस वक्त तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्या बात है। और एक माँ के लिए ये इससे बेहतर वो उस समय करे भी क्या, है ना, उसको मैं आपको कुछ समझ ही नहीं आती है कि जब मेरे आपकी तो मतलब हाथ 18 साल की तो बच्ची है, कितनी अभी 18 की हुई है ना, अभी वोट देने लायक हुई ही है, और अभी आपके पास वो दौड़ के लेकर के वो कागज़ ले जिस एज में लोग 12वीं की मार्कशीट लेकर के आते हैं, उस एज में, है ना, वो उस मार्कशीट की जगह नौकरी का कागज़ लेके आ रही है। इससे बड़ी बात और क्या होगी। पहला फॉर्म और पहली लिस्ट में ही नाम, मतलब बहुत बड़ा। उस समय टॉपर रहे चमत्कार है। जॉब में भी आपके जॉब में कितने भी में से इसका कितने नाम- मार्क्स आए होंगे वैसे आप? एक्चुअली मेरे 100 में से 86 मार्क्स थे। ओह माय गॉड, 100 में से 86 नंबर, मतलब कि बहुत बड़ी बात है। ये कई लोगों के तो 3 एग्ज़ाम दे के भी नहीं आते हैं। पहली लिस्ट में और पहला नाम MP पहला में। नाम। हाँ। चलिए, ये तो बातें हो गई हैं श्रुति से रिलेटेड उषा दीदी की। और मैं बता दूं कि जो बेटी में संस्कार है, जो श्रुति में संस्कार है, जो आज वो जॉब कर रही हैं, वे उससे लगा करके उसकी हॉबीज़, उसके सिंगिंग टैलेंट से लगा करके सारी जो भी संस्कार है श्रुति में, वे सारे मैम की देन है। और मैम भी एक सिंगर रहे हैं, और सिंगर हैं, रहे नहीं हैं, सिंगर हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैम से एक छोटा सा प्यारा सा गीत यदि आप गुनगुना दें मैम, हम सभी के लिए, जो भी आपका दिल चाहे। मैं एक प्रार्थना गाऊंगी, चलेगा। माँ सरस्वती की 2 लाइन। बिल्कुल। माँ सरस्वती तू कर कृपा, माँ सरस्वती तू कर कृपा, इतना मनुज को ज्ञान दे, इतना मनुज को ज्ञान दे, विश्व के कल्याण हित माँ बुद्धि का वरदान दे, माँ सरस्वती तू कर कृपा, माँ सरस्वती तू कर कृपा। क्या बात है। और ये माँ सरस्वती जी की ही कृपा है कि आप हाँ, माँ सरस्वती की कृपा है कि आपकी आवाज़ भी इतनी प्यारी, और आप इतनी अच्छी शिक्षिका भी हैं, और आपकी बेटी को आपने इतने संस्कार दे करके आप इतने ऊंचे मुकाम पर, इतनी अच्छी जॉब पर पहुंचाया है। थैंक यू सो मच, हृदय से धन्यवाद उषा दीदी आपका। यदि आपको और कुछ कहना है तो आप बिल्कुल कह सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे बिठाया गया है सिर्फ कि माँ के ही संस्कार हैं, लेकिन उसके पिता के संस्कार मुझसे कहीं अधिक हैं। और एक तरह से मैं कहूँगी कि मैं जहाँ पर हूँ, बोलते हैं कि मायके में माता पिता का साया रहता है, पिता का प्यार रहता है। उसके बाद जब लड़की शादी होकर आती है तो यहाँ पर मुझे आगे बढ़ाने वाले मेरे पति हैं। क्या बात, संजय शर्मा। मतलब निमाड़ के पति हैं भैया, सोच लो। अब आपको भी ऐसे ही करना है। क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ के लिए, तो उसके पिता का भी बहुत अच्छे, पिता का सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। आप बोल सकते हैं कि बेटी के पीछे, बेटी की सक्सेस के पीछे भी मतलब पिता का हाथ होता है कि अगर पिता अगर फ्रीडम नहीं देंगे अपनी बेटियों को तो वो मतलब कहीं ना कहीं अपने की ड्रीम्स से मतलब पूरी करने में वंचित रह जाएंगे। केवल बड़ी कर देना और शादी करना वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए पेरेंट्स का। शिक्षा के क्षेत्र में भी सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। क्या बात है। तो थैंक यू सो मच दीदी आपका, और श्रुति आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दीदी से मैं जानना चाहूँगा कि दर्शकों को थोड़ा सा बता दीजिए कि हमारा चैनल स्वस्थ निर्माण मस्त निर्माण कैसा है, तो मेरे बारे में थोड़ा सा कुछ कह दो। जी, ये चैनल जो है स्वस्थ निर्माण मस्त निर्माण, ये चैनल जो धीरेन्द्र सिंह ठाकुर सर ने पहल की है। इस चैनल को आप भी आगे बढ़ाइए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और जो भी बहुत अच्छा चैनल, बहुत अच्छी शुरुआत की है कि जो प्रतिभाएं हमारे निमाड़ की, उनको आगे लाने का प्रयास किया, उनको निखारने का प्रयास किया है। तो आप प्लीज़ आप भी अपनी प्रतिभा को सर को बताइए और वो सारी दुनिया देखेगी। तो बहुत अच्छा प्रयास है,
धन्यवाद सिरन सर। थैंक यू सो मच। एक बार सभी को राम राम बोलना है और सब्सक्राइब करने का बोले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल को स्वस्थ निमाड़ मस्त निमाड़ को सब्सक्राइब कीजिए और प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, प्यार दीजिए। थैंक यू। राम राम। राम राम। आपको भी राम राम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। क्या बात है।